हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? 8 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, आखिरी 2 चैप्टर बाकी है। 9 चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, ठीक है। उसके पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। क्यों आए थे? ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के बहाने से आए और धीरे धीरे करके इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो आफ्टर 1991 हम लोग बहुत डरे हुए थे, भाई हमें बाहर किसी के साथ ट्रेडिंग करना नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी बहुत क्लोज रखी थी। वो तो छोड़ो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी कोई इंडस्ट्री चलाने नहीं दे रही थी। बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट चला रही थी। अभी प्राइवेट का हाथ में दिया भी था इंडस्ट्री, फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, प्रोसीजर्स थे, लाइसेंसेस थे, जो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ रहा था। अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाता था, कस्टमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही थी, अच्छे गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी, और बाकी सारी इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा था। हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई थी। तो ये देखा हमारे पगड़ी वाले बाबा, जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हमें आज तक के मिले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है। तो उन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी ने धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट एकदम तेजी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या था वो इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 के बाद से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वो हम लोग ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1990s में, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारी हालत बहुत खराब थी। एट द एंड ऑफ जून 1991 फॉरेन करेंसी एसेट्स डिक्लाइन। हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स ही नहीं थे। इट वॉज बैरली इनफ कि 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के पैसे हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था? 16.7%। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू, ठीक है, ड्यू टू डिफेंस एक्सपेंडिचर। वो टाइम पे हमको डिफेंस पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। द इफेक्ट्स ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज ऑन वर्ज ऑफ डिक्लाइन। ऑन दिस ग्राउंड इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग न्यू चेंजेस। अभी इतने सारी चीजों की वजह से हम लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लेके आए। The process of new economic policy, which was started in 1985, got a momentum in 1991. The new industrial policy introduced radical changes, बहुत सारे चेंजेस लेके आए, जो इंडिया में हालत खराब थी उसको चेंज करने के लिए। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो पढ़ते हम लोग। टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो पूरा एक ग्लोब, एक मार्केट था, हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड अलग से था, उसको डाल दो सबके साथ में, सबके साथ में बिजनेस करने दो उसको, तो वो फटाफट ग्रोथ होने लगेगा। सॉरी, टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हमको इन्फ्लेशन कम करना है। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे, पेमेंट बहुत देना है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे तो पैसा आ कम रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया था, देना बहुत ज्यादा है और लेना बहुत कम है, तो इतना डिफरेंस हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा था। तो डिसइक्विलिब्रियम को सही करना है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके आना है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, फिस्कल डेफिसिट हमारा डेफिसिट जो था, ठीक है, खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो डेफिसिट बोला जाता है, उसको कम करना था हमको, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल रिलेशंस हमको बनाने हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ, जिससे हम लोग स्मूथ ट्रेड कर पाए सबके साथ, ठीक है। एंड लास्ट इज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पहले सारे बिजनेस ओन्ड किसके थे? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट। अब वहां पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हो गया उसके कुछ हम लोग ने फीचर्स देखे। तो क्या आ रहा था उसके अंदर? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, डी लाइसेंसिंग किया हम लोग ने। क्या किया?
पहले क्या था, लाइसेंस राज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाइसेंस राज। अगर आपको कुछ भी काम करना है, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, ये प्रोसीजर फॉलो करो, वो प्रोसीजर फॉलो करो। वो ऑफिस आपने शायद देखा होगा, एक सीरियल है, ठीक है, थी मतलब काफी पहले आती थी, ऑफिस करके। उसमें वो मुसद्दी लाल करके एक बंदा रहता है, यहाँ से वहां घूमते रहता है, लाइसेंस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बट उसका काम कभी होता नहीं है। तो उसके वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो हम लोग ने क्या किया, धीरे धीरे करके डी लाइसेंसिंग लेके आए ना, तो हमारे जो इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट सेक्टर्स थे, जो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, अब सबका ग्रोथ होने लग गया। ठीक है, इट मीन्स एबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 स्पेसिफाइड, कुछ 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज थी, उसके अलावा सारी इंडस्ट्रीज पे से लाइसेंस हटा दिया। As per the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, only the following 4 industries compulsory license रखा है: इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, हजार्डस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और सिगरेट्स। ये 4 चीजों पे लाइसेंस कंपलसरी अभी भी रखा है। फिर एबॉलिशन ऑफ मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। पहले क्या था, अगर मोनोपोली किसी के हाथ में आ गया तो वो मोनोपोली से उसके हाथ में पावर आता है, और पावर आने से डर है कि वो वापस इंडिया को कैप्चर कर दे। तो इसके लिए मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज निकाली गई थी। ठीक है, अब वो हटा दी है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अभी हटा दी गई है। ठीक है, उसके बाद एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर्स, जो छोटे छोटे घर से काम करने वाले स्मॉल सेक्टर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको ग्रोथ ज्यादा देने के लिए हम लोग एनकरेजमेंट कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड नहीं था। अगर किसी फॉरेनर को इंडिया में बिजनेस करना है, वो सिर्फ 10% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, 90% कोई इंडियन इन्वेस्टर होना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे 50 हुआ, 49 हुआ, 20 हुआ, और आज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है हमारी कंट्री में। ठीक है, एफडीआई वाज परमिटेड अप टू 51%, फिर 74% एंड नाउ इट इज 100%। ठीक है, हम लोग ने 100% तक उसको अभी अलाउ कर दिया है हमारी कंट्री में। फिर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले क्या था, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, सारी इंडस्ट्रीज किसके पास थी? पब्लिक सेक्टर के पास। तो उसके वजह से वो एफिशिएंसी नहीं था। अब प्राइवेट सेक्टर आए, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन आए, तो उसकी वजह से 2 होता है, एक वो लोग एफिशिएंट होते हैं, दूसरा कस्टमर्स को भी अच्छी क्वालिटी मिलती है। ठीक है, Many changes were made in the public sector policy to include the following objective। क्या था? Ending the state monopoly। पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट का मोनोपोली था, गवर्नमेंट के अलावा और कोई प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा था। ठीक है, फिर इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी सपोज ये BSNL MTNL है, तो पहले सिर्फ उनके पास ही था वो क्या बोलते हैं, टेलीफोन सर्विसेज, आइडिया, वोडाफोन, बहुत सारे, रिलायंस जियो सब आ गए। तो अभी वो लोग को भी अपना एफिशिएंसी धीरे धीरे अच्छा करना पड़ रहा है। फिर रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक 10। अभी जो सिक इंडस्ट्रीज है, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो वो उन लोग ने बेच दिया, तो उसमें जो कैपिटल पड़ा था वो अभी हमारे पास वापस आ गया, हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं वो पैसे को। टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस्ड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक। 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज है। फिर वापस 2014 में जो 8 इंडस्ट्रीज थी वो रिड्यूस करके सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी है, वो भी है इंडियन रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। अभी तो इंडियन रेलवेज को भी प्राइवेट के हाथ में धीरे धीरे दे दिया गया है। ठीक है, फिर आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जब हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, इट इज, तो उसमें से मुक्त कर दिया हम लोग ने, उनको आजाद कर दिया। अब आपको सारे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप फॉलो करो और अब शांति से अपना बिजनेस कर सकते हो। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन के मिलने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन एबॉलिश्ड। पहले हम लोग आउट ऑफ इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना था तो उस पर भी बहुत सारे लाइसेंस थे और बहुत सारे प्रोसीजर्स थे, तो वो भी अभी हटा दिए गए हैं। ठीक है, ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, अदर कंपोनेंट्स वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल। एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स जो है वो लोग को क्रेडिट दिया जाता था कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, आप बाद में पे करना एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन जहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जोन्स बनाए गए हैं, क्यों? तो एंकरेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, IRDA सबसे इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये स्टार्ट किया। तो पहले इंश्योरेंस मीन्स सिर्फ हमको गवर्नमेंट का ही याद आता था, LIC। अभी बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, न्यू एंट्रेंस आ गए हैं। तो पहले जो गवर्नमेंट का मोनोपोली था वो अभी हट गया है इंश्योरेंस में से। फाइनेंस सेक्टर में पहले क्या था, सिर्फ बैंक्स थे, कोऑपरेटिव बैंक्स थे और गवर्नमेंट बैंक्स थे। अब उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए। अभी देखो, मुझे याद है हम लोग जब बैंक्स में जाते थे तो टोकन लेके आधा आधा घंटा हम लोग खड़े रहते थे। और आज मैं जब बैंक में जाता हूँ तो एक अच्छी लड़की मतलब आती है, हेलो सर, हाउ आर यू सर, ग्लास ऑफ वाटर ऐसे हमको ऑफर करेगी, हाउ मे आई हेल्प यू करके। ऐसा लगता है ओ माय गॉड, इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमको मिल रहा है बैंक के अंदर, ठीक है। और हम गए, हमको एक जगह बैठना है, वहीं बैठे बैठे हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो बैंक में भी रिफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के आने की वजह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लिबरलाइजेशन। अभी ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स, लाइसेंसेस वगैरह थे, उसका एबॉलिशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन में जितनी भी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे थे उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दी, उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, टैरिफ्स थे, प्रोटेक्शन था हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो वो सब को हम लोग ने हटा के हमारी इंडियन इकोनॉमी को मर्ज कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, ठीक है। तो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल फटाफट से हम लोग देखते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। हमें जो अपने डिसीजन लेने हम खुद से ले सकते हैं, गवर्नमेंट को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट मीन्स द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू टेक द डिसीजन टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो लोग सारे डिसीजंस ले सकते हैं। Adam Smith in his book Wealth of Nations suggested that the economic liberalization is the best economic policy to promote the economic growth। अगर economic growth करना है तो liberalization, liberal कर दो, सबको अपने decisions खुद से लेने दो, गवर्नमेंट को उसमें intervene करने की जरूरत नहीं है। The economic policy which leads to reduction if not removal, एकदम नहीं हटा दे रहे लेकिन कम कर रहे हैं, ऑफ द बैरियर्स ऑफ वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, जो मार्केट चल रहा है उसमें जितने बैरियर्स थे उसको कम कर दिए हम लोग ने, हटाए नहीं तो कुछ नहीं लेकिन कम कर दिए हम लोग ने, फ्री कंपटीशन लेके आ गए हम लोग, उसको कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या मेजर्स थे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। पहले गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी रूल्स देती थी कि इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इतना, ये वो बहुत सारी चीजें। अभी फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जितना इंटरेस्ट रेट होगा वो आप रख सकते हो। Under the policy of liberalization, commercial banks have the freedom to determine the rate of interest depending upon the market force, demand and supply, ठीक है। Freedom for expansion of industries। पहले क्या था, आपकी कोई इंडस्ट्री है, आप उसको ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता था अगर ज्यादा एक्सपेंशन होगा, पावर ज्यादा उसके हाथ में आ जाएगी, तो अगर पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लिया तो। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक्सपेंशन पे बहुत रोक टोक लगाया था। अभी फ्रीडम है, आपको जितना एक्सपेंशन करना है करो। In this new liberalized era, the industries are free to diversify their production capacity and reduce the cost of production, ठीक है। हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, उतना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। अर्लियर गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट। नाउ द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोडक्शन लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट। मार्केट में जितनी डिमांड है उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एबोलिशन ऑफ MRTP, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये हटा दिया, ठीक है। All those companies having assets worth ₹100 crore or more were classified as MRTP firms and were subject to several restrictions। पहले बहुत सारे restrictions थे, जिसके 100 करोड़ से ज्यादा के assets थे
उनके ऊपर। अब वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सब खुद से ले सकते हैं, फ्रीडम मिल चुका है सब कुछ, ठीक है। रिफॉर्म्स इन फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फेरा को हटा के फैमा लेके आए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले फेरा जो था उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। मैनेजमेंट जब आ गया, मैनेजमेंट एक्ट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें बहुत सारी लिबर्टी मिल गई है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को लेके। अभी फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना है या रिसीव करना है तो उसको लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे पहले, अब वो सारे हट चुके हैं। उसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, अपने नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, पहले हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, अब हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन फास्ट होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, बहुत सारे मतलब हमको बेनिफिट्स मिल सकते हैं उससे, कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। फिर सेबी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कैपिटल मार्केट था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्कैम्स वगैरह के लिए या फिर मतलब कैपिटल मार्केट को एनकरेज करने के लिए ये सेबी आ गया, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सेबी ने, ठीक है। इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी दिया है कि हाँ भाई हमारे पैसे कहीं नहीं जाने वाले, हमको मिल जाएंगे पैसे करके, ठीक है। तो उसके लिए सेबी इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। अब प्राइवेटाइजेशन, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? तो जब पब्लिक सेक्टर से इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। Privatization means of ownership from public sector to private sector. In broader sense, it means the introduction of private sector management and control with or without the change of ownership. बहुत बार क्या होता है, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होता है, बहुत बार ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी पब्लिक सेक्टर उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है। क्या मेजर्स लिए गए? तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट, जितने भी बहुत सारे सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, उसको डिसइन्वेस्ट मतलब बेच दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जितने भी सिक इंडस्ट्री, सिक मतलब जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था, उसको बेच दिया। VSNL, IPCL, ITDC होटल्स, मारुति, ठीक है, वो सब डिसइन्वेस्टमेंट। फिर डी रिजर्वेशन, पहले क्या था, 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी गवर्नमेंट के पास, 8 हुए और आज के तारीख में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व है, बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर अभी बिजनेस कर सकते हैं। फिर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज है उनको स्टडी करेंगे, अगर वो वहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसको प्राइवेट सेक्टर को चलाने दे देते हैं। तो उसके लिए स्पेशली ये इस्टेब्लिशमेंट BIFR का किया गया था, ठीक है। 188 केसेस थे पब्लिक सेक्टर के जो BIFR को दिए गए थे, ठीक है। अगर सिक इंडस्ट्रीज है, लॉस मेकिंग है, उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दो और सिक इंडस्ट्री में से धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर दो। फिर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, व्हेन द लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज वर क्लोज, तो वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको कहीं और जॉब दिलाने का काम ये बोर्ड का था, ठीक है, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। ये लोग उनको वहाँ पे जॉब दिलाते थे, क्योंकि अब इतने सारे एम्प्लॉयज है तो उनको जॉबलेस तो छोड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट का काम है उनको जॉब दिलाना। फिर नवरत्न स्टेटस, 9 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के हाथ में थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये को हम लोग नवरत्न कहते हैं। नवरत्न में वापस मनी रत्न, मिनी रत्न, ठीक है। अभी द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी रत्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। मिनी रत्न को वापस कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में पब्लिक सेक्टर शुड हैव मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 years, कितना, 30 करोड़ का, ठीक है, तो उसको कैटेगरी 1 में डाला है। अ पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी कॉल्ड मिनी रत्न कैटेगरी 2 इफ इट इज कंटिन्यूसली मेड प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years और उसका नेटवर्थ भी पॉजिटिव में है, ठीक है। यहाँ पे 30 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट भी किया तो उसको कैटेगरी 2 में डाल दिया। अब आता है महारत्न।
हम लोग ने देखा मिनी रत्न 1 और 2, अभी आता है महारत्न। महारत्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। ऑब्जेक्टिव क्या था, मेगा सीपीएसईज गवर्नमेंट के हाथ में हम लोग को बनाने हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ compete कर सके वैसी, ठीक है, ये भेल वगैरह सब आ जाती है उसके अंदर। तो महारत्न कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में वो स्टैंड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आंसर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हमारी, मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर इतने साल रूल करके गए तो हम लोग बहुत क्लोज थे, डरे हुए थे कि बाहर किसी के साथ हमको बिजनेस करना नहीं है, तो हम लोग ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था। अब ये क्लोज इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मर्ज करना, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम द अल्टीमेट एम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। टू बी मोर स्पेसिफिक, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन लीड टू ग्लोबलाइजेशन। दोनों मिला के करते क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मर्ज कर दो। ग्लोबल इकोनॉमी इज बॉर्डरलेस, इसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे किसी तरह के टैरिफ नहीं होते, किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो उसको हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी बोलते हैं। तो ग्लोबल में ऑल बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड, फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है। अभी मेजर्स क्या लिए, तो जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, क्वोटा हो गए, टैरिफ रेट हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, सब हटा दिया या रिमूव कर दिया या रिड्यूस कर दिया। सेकेंड, एंकरेजिंग फॉरेन कैपिटल, एफडीआई जितना हो सके उतना हमको एंकरेज करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री में लेके आना है। तो जितना हम लोग जितने सेक्टर्स में बढ़ाएंगे उतना हमारे कंट्री का ग्रोथ ज्यादा होगा। फिर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीस, पहले रुपीस को कन्वर्ट करना था किसी करेंसी में तो इजीली नहीं पॉसिबल था, अब इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, मतलब जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस है इंटरनेशनल, उसके लिए आप कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फॉरेन कोलैबोरेशन, जैसे इंडियन एक कंपनी और फॉरेन की कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हीरो होंडा जो अभी नहीं है, मारुति सुजुकी, टाटा कोरस, ये सब अभी धीरे धीरे सब ने अपना अपना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ऐसे फॉरेन कोलैबोरेशंस हम लोग ने स्टार्ट किए थे। तो उससे क्या होगा, फॉरेन की जो व्हाट वी कॉल टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज, हमने जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो चेंज कर दी। उसके फीचर्स क्या है, तो लिबरलाइज्ड पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं रखना है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है फॉरेन ट्रेड पे वो हटा दिए, और फॉरेन कोलैबोरेशन को हम लोग एंकरेज कर रहे थे कि साथ में मिलके वहाँ की टेक्नोलॉजीज, वहाँ से कैपिटल ज़्यादा यहाँ पे आएगा। उसके बाद है एनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना फॉरेन कैपिटल आएगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। उसके लिए हम लोग ने, अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए यहाँ पे गुड्स बनाने के लिए, तो एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करके एक है, वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है एक्सपोर्ट करने पे, इंपोर्ट करने पे, तो वो हम लोग बनाए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फिर हम लोग ने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए कि इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई कर सके, हायर एजुकेशन ले सके, उसके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। अदर फैसिलिटीज़ जो चाहिए वो लोग को, लोन्स वगैरह चाहिए एजुकेशन पे, वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाए हम लोग ने, एक्सपोर्ट के लिए हम लोग ने केमिकल्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स, ये सब का एक्सपोर्ट बढ़ गया यहाँ पे। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, पहले हम लोग क्या था, एकदम कल्चरल ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न था हमारा, अब हम लोग ने वो डाइवर्सिफाई कर दिया, जो डिमांड है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और साल में पहले एक ही हम लोग क्रॉप्स उगाते थे, अभी दो दो, जब इसका सीजन नहीं है तो कोई और क्रॉप पैटर्न बना देते हम लोग। तो हम लोग ने क्रॉपिंग का जो पैटर्न था वो भी हम लोग ने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। फिर सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, अगर हमारी कंट्री में किसी गुड्स का स्कैरसिटी है तो हम लोग इंपोर्ट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ फेलियर्स है, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंट। देखो कोई भी कंट्री कुछ भी हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट कभी होती नहीं है। ऐसा है कि मेरे पास सारे गुड्स अवेलेबल नहीं, कुछ ना कुछ हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद इसका एक प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स है, यहाँ के सेलर्स है, अभी आउट ऑफ इंडिया से गुड्स आएंगे और उनके साथ कंपटीशन होगा तो उससे कितना एडवर्स इफेक्ट होगा वो लोग के ऊपर। उसके बाद होता है पुअर फार्मर्स के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है, कि वो लोग को क्या होता है, रिच फार्मर्स सारी फैसिलिटीज लेके जाते, पुअर फार्मर्स को वो फैसिलिटीज मिलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनहेल्दी कंपटीशन, अभी मल्टीनेशनल कंपनी के पास इतना पैसा रहता है, वो लोग 1 साल 2 साल लॉस करके भी बेचेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स रहते हैं या छोटे छोटी कंपनीज रहती है उनके पास इतना कैपिटल नहीं रहता कि वो लोग 2 साल 1 साल लॉस बेयर कर पाए, तो ये कंपटीशन अनहेल्दी हो जाता है। फिर जब डोमेस्टिक लोग निकल जाएंगे उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा देती है, ठीक है, तो ये गलत चीज़ हो रहा है। फिर नेग्लेक्ट वेलफेयर एस्पेक्ट, यहाँ पे ये लोग ये नहीं देखते कि भाई लोगों की भलाई, लोगों के अच्छे के लिए हम लोग को करना है। वो लोग का क्या है, अपना सपना मनी, प्रॉफिट सीकिंग रहते हैं वो लोग, एंड इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। अभी आउट ऑफ इंडिया से गुड्स यहाँ पे आके बेचेंगे तो यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होना कम हो जाएगा, गुड्स मैन्युफैक्चर कम होगा तो उससे वजह से ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो ओवरऑल तो अपना ही लॉस है। तो ये सारे लॉसेस ग्लोबलाइजेशन में हमें फेस करने पड़ते हैं। इसी के साथ हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों खत्म होता है, चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।